नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन सी न्यूज है। पहली न्यूज, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। देखिए, एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75वीं जो हमारी इंडिपेंडेंस वर्षगांठ होगी आपका 2022 में 15 अगस्त को, तब तक बहुत सारे प्रोग्राम सरकारी डिपार्टमेंट्स के द्वारा मनाए जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 1183 मोबिलाइजेशन कैंप्स वर ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। मोबिलाइजेशन कैंप्स मतलब कि वहां पे गए, जिस जिस जगहों पे भी कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, और वहां पे जो लोकल यूथ थे उनसे क्या बोला कि आओ और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंदर ट्रेनिंग लो। ठीक है, 13 से 19 अगस्त तक ये मोबिलाइजेशन कैंप चलाए गए। 1183 जगह पे, 1183 जगहों पे वहां पे यूथ्स को बुलाया गया और यूथ्स को बोला गया कि भाई देखिए, हमने आपके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग मिशन चला रखे हैं। स्टेट स्किल मिशन है, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है। ओके, और ये सब काम कौन कौन रहा था, ये मोबिलाइजेशन कर कौन रहा था, तो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन मोबिलाइजेशन कर रही थी। लगभग 371 प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसी यहाँ पे इन्वॉल्व थी और उन्होंने क्या किया, इन्होंने 83,795 कैंडिडेट्स को मोबिलाइज किया। समझिए बात को, हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो यूथ्स हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, कुछ काम नहीं है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उनको ट्रेनिंग देने के बाद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाना, ये काम होता है आपका किसका, इन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज का। इसीलिए मोबिलाइजेशन कैंप्स चलाए गए हैं। अब जिन लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब सबसे खास बात यह कि आप किसी को डायरेक्ट ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो। आप उसको बताओगे कि देखिए, इस ट्रेनिंग का आपको ये फायदा हो गया है, अगर आप ट्रेनिंग ऐसे लेते हो तो ये नौकरियां कर सकते हैं, आप इस फील्ड में काम कर सकते हो। और ओवरऑल इन मोबिलाइजेशन कैंप्स में इन जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, इनको दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास ट्रेनिंग इन इन वर्टिकल्स में अवेलेबल है। तो किसी को कपड़ा से मतलब कपड़े की फैक्ट्री में ट्रेनिंग देना, किसी को सेमीकंडक्टर बनाने में ट्रेनिंग देना, तो फील्ड्स भी अलग अलग है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और जो भी हमारे इस स्टेट के स्किल मिशंस के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनके अंदर वेराइड वर्टिकल्स में ट्रेनिंग दी जाती है। समझ गए बात को। तो ये जो कैंप्स हैं, दे सक्सीडेड इन जनरेटिंग इंटरेस्ट इन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रोग्राम। ओके, तो मोबिलाइज हुए यहाँ पे 83,795 कैंडिडेट्स और लगभग 75,660 कैंडिडेट्स ने इनरोल किया है अपकमिंग ट्रेनिंग के लिए। हम बस ये उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे कैंडिडेट्स ट्रेनिंग करने पहुंचे, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग करें और उसके बाद नौकरियां करें अच्छे से। क्योंकि छोटा सा कैश इंसेंटिव भी इसमें दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के बारे में बात की जाए तो इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को ऑन द ओकेजन ऑफ 98th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। विजन क्या है इसका, ट्रांसफॉर्म रूरल पुअर यूथ इनटू एन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड ग्लोबली रेलेवेंट वर्कफोर्स। टारगेट करता है यूथ को इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर काम करता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। 12 ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो भैया रूरल पुअर फैमिलीज की इनकम में डाइवर्सिटी लेके आना और रूरल यूथ के कैरियर एस्पिरेशंस का ध्यान रखना। उनके अंदर भी एस्पिरेशन है ना कि भाई हम बड़ा बनेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, तो वो यहाँ से पूरा हो सकता है। और 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलॉट किया गया फॉर एनहेंसिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ रूरल यूथ। ठीक है भाई, एक डिजिटल वाउचर डायरेक्टली स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा, बशर्ते वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग को अटेंड करता है। छोटा सा कैश इंसेंटिव होता है उसके लिए। तो ये जो पूरी की पूरी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर काम कर रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की जाए तो ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। काम क्या है इसका, प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल पुअर। बेसिक आइडिया क्या है इस प्रोग्राम का, NRLM का, टू ऑर्गेनाइज पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड मेक देम कैपेबल फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर अच्छी लग रही है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओवरऑल आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और harshididi.com पे जाके करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 387 मोपला मार्टियस टू बी रिमूव्ड फ्रॉम डिक्शनरी। अब ये वाला जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, बहुत सारे लोगों के हिसाब से ये स्टेप थोड़ा नॉन सेक्युलर हो जाएगा। ओके,
क्या किया गया है यहाँ पे, एक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बनाई गई थी। ठीक है भाई, ये जो डिक्शनरी है इसको रिलीज कौन करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इस डिक्शनरी का 5वां वॉल्यूम रिलीज किया है। मतलब इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आज तक जितने भी लोगों ने शहादत दी है, अपनी जान दी है, सबका नाम इसमें रखा गया है। सॉरी अलार्म बज रहा है, सुबह सुबह का लगा रखा था मैंने, जल्दी उठ रहेगा। तो इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च अलग अलग वॉल्यूम्स लेके आता रहता है, अपडेट करके, किसके, डिक्शनरी ऑफ द मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आज तक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने जितने भी लोगों ने अपनी जानें दी हैं, सबका नाम एज फार एज पॉसिबल इन द बेस्ट पॉसिबल वे उन्होंने इस डिक्शनरी में रखा है। अब सबसे खास बात यह है कि एक मोपला रेबेलियन हुआ था, 1921 की बात है, केरला वाले रीजन में हुआ था, मालाबार रीजन में। इस मालाबार लीडर्स कौन कौन थे यहाँ पे, तो वरियम कुन्नत कुन्हामेड हाजी अली मुसलिया और 387 और मोपला मार्टियर्स का नाम इस डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये 3 मेंबर पैनल ने ये बोला है कि भाई ये जो मोपला मार्टियर्स का नाम आपने डाल रखा है ना, ये डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसको हटाओ। क्यों हटाओ? तो यहाँ पे इन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि भाई ये जो 1921 का मोपला रेबेलियन था, ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का कभी पार्टी नहीं था, दिस वाज बेसिकली अ फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट। ठीक है भाई। ओवरऑल अभी रिसेंटली कुछ ऐसा भी है कि जो आरएसएस लीडर है राम माधव, ये एक मीटिंग में मिले, ये विक्टिम्स ऑफ द रेबेलियन को कोमोमरेट कर रहे थे। मतलब इस मोपला रेबेलियन के दौरान जो लोग मरे हैं, अब जो लोग मरे हैं उसमें ब्रिटिश ऑफिसर भी हैं, बहुत सारे हिंदू लैंडलॉर्ड्स भी हैं, कुछ हिंदू फार्मर्स भी हैं, मुस्लिम्स भी मरे हैं यहाँ पे, बट ज्यादातर हिंदूज मरे हैं, ऐसा बोला गया। ओके। और राम माधव जी ने कहा कि भैया ये तालिबानी माइंडसेट को दिखाता है। हालांकि केरला के असेंबली स्पीकर एमबी राजेश क्या बोल रहे हैं कि ये जो वरियम कुन्नत कुन्हामेड हाजी थे, ये एक वॉरियर थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को माफी मांगने से मना कर दी, मार्टिरडम चूज किया। अब देखते हैं क्या हुआ इस मोपला मार्टिर वाले हिसाब में। देखिए 1920 में हमारे गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, ये आपको पता होगा, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला दिया। ठीक है भाई। शुरू में सबको लगा कि भाई ये मास्टर स्ट्रोक है, बट बाद में ये उतना मास्टर स्ट्रोक नहीं निकला। रीजन बीइंग कि जब खिलाफत वाला मुद्दा शांत हो गया, आपका ओटोमन एम्पायर वाला, टर्की वाला, तब ओवरऑल जो मुस्लिम्स का सपोर्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, थोड़ा कम पड़ने लगा। अब यहाँ पे एक मालाबार रीजन में एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे मुस्लिम मपीला से, मुस्लिम मपीला मतलब वहाँ की जो लोकल फार्मर, और जो ज्यादातर वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स थे वो हिंदू थे। अब बहुत सारे यहाँ पे नए टीनेंसी लॉज लाए गए थे। टीपू सुल्तान जब 1799 में मर गया तो उसके बाद बहुत सारे नए टीनेंसी लॉज लाए थे, और ये नए टीनेंसी लॉज इन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। ये फार्मर्स वैसे भी बहुत परेशान थे लैंडलॉर्ड से और ब्रिटिशर्स से। अच्छा, फार्मर्स में मुस्लिम्स हिंदूज दोनों थे, हिंदूज का नंबर थोड़ा कम था और मुस्लिम फार्मर्स का नंबर ज्यादा था, और लैंडलॉर्ड्स में हिंदू लैंडलॉर्ड्स ज्यादा थे, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स कंपैरेटिवली कम थे। तो जब ये रिवॉल्ट शुरू हुआ तो न्यूमेरिकली ज्यादा जो मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी लड़ना शुरू करेंगे और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी लड़ना शुरू करेंगे। धीरे धीरे ये देखा गया कि जो मैपला रिवॉल्ट था इसमें कम्युनल टिंज देखा जाने लगा। काफी सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ पे, जो नंबूदिरी ब्राह्मण थे, उनको यहाँ पे मार दिया गया, टीनेट्स थे, मपीला मुस्लिम्स। तो कुल मिला के ऐसा बोला गया कि शुरू तो ये हुआ था कि भाई दिस इज बेसिकली अ पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड इशू, लेकिन धीरे धीरे इसमें कम्युनल टिंज आ गया, ऐसा बोला गया। यहाँ पे मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने बहुत सारी फियरी स्पीचेस देनी शुरू कर दी, एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स आने लगे। ओके, एक वायलेंट रेबेलियन यहाँ पे शुरू हो गया। इसीलिए आप देखोगे कि जब ये रेबेलियन शुरू हुआ था ना, तो शुरुआत में महात्मा गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था, लेकिन जब ये वायलेंट होने लगा, जब लोगों को मारा वगैरह जाने लगा, तो महात्मा गांधी और बाकी लीडर्स ने अपने आप को इससे दूर कर दिया। 1921 के एंड तक इस रेबेलियन को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स द्वारा क्रश कर दिया गया। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए स्पेशल बटालियन बनाई थी जिसका नाम था मालाबार स्पेशल फोर्स। फिर यहाँ पे एक वैगन ट्रेजेडी भी हुई थी। वो मापीला फार्मर्स जो यहाँ पे रिवॉल्ट कर रहे थे, इनको जब पकड़ लिया ब्रिटिशर्स ने, तो नवंबर 1921 में 16 मापीला प्रिजनर्स को एक क्लोज्ड फ्रेट वैगन में तिरूर से पोदानूर ले जा रहे थे, लेकिन वो क्लोज्ड वैगन के अंदर सफोकेशन की वजह से उनकी जान चली गई। इसी को बोला जाता है वैगन ट्रेजेडी। तो यहाँ पे जो पैनल है जिसने बोला है कि भाई ये डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल में से इन लोगों के नाम हटा दो, तो
हटाने का लॉजिक क्या दिया गया कि भाई ये लोगों का जो माइंडसेट था वो एक रिलीजियस माइंडसेट था, ये कैलिफेट को इस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। दिस वाज नॉट ओनली आप कह सकते हो कि पीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड इशू, इस इशू में एक रिलीजियस एलिमेंट आ गया था। और यहाँ पे जो हाजी नाम का पर्सन था, इसको रायोटर बताया जा रहा है इन 3 मेंबर के पैनल के द्वारा। ऐसा बोलना है कि ये हाजी नाम का जो पर्सन था, कुन्हा मेड हाजी, वलीम कुन्हा मेड हाजी, ये एक शरिया कोर्ट लाना चाहता था। बहुत सारे हिंदूज को बेहेड किया, सर काटे इसने, सेक्युलर मुस्लिम्स तक को नहीं छोड़ा इसने, मतलब जो इसकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता था उसको मारा। कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। और बहुत सारे ये भी बोला जा रहा है कि जो मोपला मार्टियर्स हैं, लगभग 387 जिनका नाम लिखा हुआ है इस डिक्शनरी में, वो डिजीजेस की वजह से मरे, कोलेरा की वजह से मरे, नेचुरल कॉजेस की वजह से मरे, तो इनको मार्टियर्स नहीं कहा जा सकता प्रॉपर तरीके से। तो अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला है। हो सकता है इसके अगेंस्ट एजिटेशन आगे आने वाले में और हो आगे आने वाले समय में। फिर बात करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1870 के 1860 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया 1972 में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है और वन ऑफ इट्स वर्क इज टू रिलीज डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। जीएस पेपर 1 में ये पर्टिकुलर न्यूज इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में भी बैंड। देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर सेक्शनिस्ट कॉन्ग्लोमरेट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे बैन करने की कोशिश की जा रही है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 1993 में एग्जिस्टेंस में आया, तो उसमें लगभग 26 ग्रुप्स हैं। ये वो समय है जब कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी। यहाँ पे कुछ प्रो पाकिस्तान ग्रुप्स भी हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में। इनफैक्ट इसमें जो ग्रुप्स हैं काफी सारे आपने सुन रखे होंगे, जमात इस्लामी, JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दुख्तरान मिलित, फिर इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और आवामी एक्शन कमेटी भी है। अब ओवरऑल अगर आप पूरा का पूरा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ग्रुप देखोगे तो इसमें मेन 2 फैक्शंस हैं। एक फैक्शन है मॉडरेट फैक्शन। मॉडरेट फैक्शन को लीड करते हैं मिरवाज उमर फारूक। एक है हार्डलाइन फैक्शन जो बहुत ज्यादा हार्डलाइन मतलब स्टैंस लेता है, एंटी गवर्नमेंट स्टैंस लेता है। इसको लीड करते हैं सैयद अली शाह गिलानी। तो बेसिकली दे आर सेपरेटिस्ट एंड प्रो पाकिस्तान, ठीक है ना। तो कश्मीर वैली में ओवरऑल लोगों को भड़काने वगैरह में इनका काफी रोल रहता है, ऐसा केंद्र सरकार का बोलना है। अब यहां पे यूनियन गवर्नमेंट ने पहले ही जमात इस्लामी और JKLF पे बैन लगा दिया था। अब पूरे के पूरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पे बैन लगाने की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं ये एक्टिव मिलिटेंट्स के साथ इनके लिंक्स हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ, लश्कर-ए-तैयबा के साथ। ये अलग अलग तरीके से पैसा को चैनलाइज करते हैं, हवाला के थ्रू और इलीगल चैनल्स के थ्रू, और उसके बाद उस पैसे से जम्मू एंड कश्मीर में सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करते हैं। अब ये बोला गया। अभी रिसेंटली क्या किया कि भाई यहाँ पे UAPA के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन किया जा रहा है। तो सुनने में आया कि कुछ कश्मीरी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के जो प्रीमियर MBBS कॉलेजेस है ना, उसमें फीस दी जा रही है, मतलब उसमें एंट्री दी जा रही है। अब ये जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जिनको पाकिस्तान के MBBS कॉलेज में एंट्री दी जा रही है, इनसे फीस ली गई है, और वो जो फीस के थ्रू पैसा आया है ना, उस पैसे को कश्मीर के अंदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए और टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बोलना है। इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों फैक्शंस पे, चाहे वो मॉडरेट फैक्शन हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन हो, जल्दी ही बैन लगाया जा सकता है। ओके, तो बोथ फैक्शंस ऑफ द हुर्रियत वर लाइकली टू बी बैन्ड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा सीन है। देखिए, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक्टिविटीज के ऊपर आज से नहीं बहुत लंबे समय से सवाल उठाए गए, बट इनको बैन नहीं किया गया है, ठीक है ना। जो कि कश्मीर की आवाम को मतलब संभालना है, सरकार को उनको मिलाना है, तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप जल्दी बैन कर दोगे तो कहीं ना कहीं कश्मीरी अपने आप को एलिनेटेड फील करेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस पीछे से टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। मुझे अगर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले तो इसके ऊपर मैं एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज विजिट J&K। इसके बारे में तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई पार्लियामेंट में डिसाइड हुआ कि 3 पार्लियामेंट्री कमिटीज जो कि अपोजिशन की कांग्रेस के द्वारा हेडेड है, ये J&K में विजिट करेंगी, और यही विजिट अभी हुआ है। ये पास्ट 10 डेज में ये विजिट्स हुई हैं। ये विजिट्स J&K के बाइफर्केशन के 2 साल बाद हुई हैं, और ओवरऑल अभी 2 महीने पहले ही मोदी जी 14 लीडर्स फ्रॉम द J&K से मिले, जिसमें महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद हैं।
अब इन 3 पैनल्स का काम क्या है? 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में ये जो तीनों पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं ये J&K में गई। 3 कमिटीज गई हैं यहाँ पे। एक तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के मेंबर गए हैं, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर गए और एक कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के मेंबर गए। और तीनों मेंबर्स को लीड कर रहे थे लीडर ऑफ द अपोजिशन। मतलब कुल मिला के इन तीनों कमिटीज के जो लीडर है पार्लियामेंट में वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेड करते हैं अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के हैं। इनका काम क्या था कि हमारे ट्रूप्स जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे स्टेशन्ड हैं उनके पास प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कितनी अवेलेबल है, कितने उनके पास सर्दियों से बचाने वाले कपड़े हैं, कितने उनके पास बर्फ में ठीक से देखने वाले सनग्लासेस हैं, प्रॉपर शूज हैं कि नहीं, इन सब चीजों को देखना। फिर कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसको हेड कर रहे थे कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा। ये देखने गए थे वेस्ट मैनेजमेंट, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक डल लेक एंड लैंडिंग बाई बैंक्स। और पार्लियामेंट्री पैनल ऑफ होम ये क्या देखने गए थे? तो भैया ये तीनों रीजन्स में गए थे, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में। इनका काम था कि भाई ये देखना कि ओवरऑल वो इलाके जहां पे जब शेलिंग वगैरह होने लगती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो इन विजिटेड इलाकों में कितना इफेक्ट आया है इन शेलिंग का, और सीज फायर से पहले क्या सिचुएशन थी और सीज फायर के बाद क्या सिचुएशन है। इसके लिए यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जो पर्सनल्स थे उसके साथ भी बात की पार्लियामेंट्री पैनल ऑन होम अफेयर्स ने। और अगले महीने ऐसा बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हेड करते हैं शशि थरूर साहब, ये भी J&K विजिट करेंगे। ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट होती है, एक होती है एड हॉक कमेटी जिसको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है और फिर उसको डिसॉल्व कर लिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंट होती है उसमें कौन कौन सी कमिटीज होती हैं? तो एक तो होती है आपकी फाइनेंशियल कमिटीज। फाइनेंशियल कमिटीज में एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आती है। फिर डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है और कुछ और कमिटीज होती हैं। ये परमानेंट कमिटीज होती हैं जो कि डिसॉल्व नहीं की जाती हैं। और एड हॉक कमिटीज क्या होती हैं? एड हॉक कमिटीज वो कमिटीज होती है जिनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो इन कमिटीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट, ये कुछ ऐसी कमिटीज हैं जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया, पर्पस पूरा, कमेटी का काम खत्म, चलो भाई निकलो अपने अपने काम पे। गॉट इट? तो ये जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं परमानेंट होती हैं। ओके, समय समय पे इनको बनाया जाता है इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। गॉट इट? फिर आगे क्या बताया गया? अच्छा चलो छोड़ो, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। इन कमिटीज की जो मेंबरशिप होती है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे होती है। क्या इलेक्शन के थ्रू इन कमिटीज के मेंबर्स को चुना जाता है? और अगर इलेक्शंस के थ्रू इन कमिटीज के मेंबरों को चुना जा रहा है तो कौन से सिस्टम ऑफ इलेक्शन के हिसाब से चुना जाता है? ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, V117, V118 एंड V119। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट देखी होगी। इस पॉलिटी की प्लेलिस्ट में 117वीं, 118वीं और 119वीं वीडियो में मैंने पार्लियामेंट्री कमिटीज बहुत डिटेल में समझाई है। आप फिर से देख सकते हैं अगर चाहें तो, रिवीजन करना चाहें तो। जिस पेपर 2 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में न्यूज आपको काम आएगी। फिर 5वीं न्यूज, 4th एवैक्यूएशन फ्रॉम काबुल सिंस 1992। आज तक हम लोग अपने डिप्लोमैट्स को 4 बार पुल आउट कर चुके हैं अफगानिस्तान से। इस बार जो हमारे एम्बेसडर थे वो रूपेंद्र टंडन साहब थे। कुल मिला के यहाँ पे देखते हैं कि किन किन कब कब हमने अपने एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को यहाँ से पुल आउट किया है, कब से, कहाँ से? अफगानिस्तान से। 1992 में एम्बेसडर विजय नाम्बियार को फ्लो आउट किया गया था मज़ार शरीफ से। उस समय पे जनरल राशिद दोस्तुम ने हमारी मदद की थी। राशिद दोस्तुम एक मेजर आर्मी कमांडर हुआ करते थे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में सोवियत अफगान वॉर के दौरान। तो उस समय पे हमारे 2 AN-32 एयरक्राफ्ट ने उस समय के जो एम्बेसडर थे विजय नाम्बियार और बहुत सारे एशियन कंट्रीज के एम्बेसडर को इवैक्यूएट किया था अफगानिस्तान के अंदर। फिर 1993 में भी हमें अपना मिशन काबुल में बंद करना पड़ा था जब एक रॉकेट अटैक हो गया था चांदकरी बिल्डिंग में, जिसमें एक इंडियन सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई थी। ठीक है भाई, ये जो इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल था वो किसकी वजह से मरा था? तो उसको एक रॉकेट फायर हुआ था और वो रॉकेट फायर किया था हिज़्ब ए इस्लामी फोर्सेज ने, जिसको कमांड कर रहे थे गुलबुद्दीन हिकमतियार। और गुलबुद्दीन हिकमतियार नए तालिबान रिजाइम में अभी काफी स्ट्रांग मेंबर है। फिर 1996 में भी हमने अपनी एम्बेसी बंद की थी। क्यों? क्योंकि उस समय पे तालिबान काबुल में घुस गया था और पुराने प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह उसके भाई को बहुत ब्रूटली मर्डर किया था इन्होंने। ठीक है भाई, उस समय पे नॉर्दर्न अलायंस की जो फोर्सेस थी
जिसको अहमद शाह मसूद लीड कर रहे थे, वो पंजशीर वैली चले गए थे और उनके बेटे अहमद मसूद जो कि अभी नॉर्दर्न अलायंस 2.0 लीड कर रहे हैं। कुल मिला के तब से लेके आज तक तो देखा जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रुख है वो थोड़ा बदल गया है। तो अब क्या है, तो अब ये है कि यूएस, रशिया, चाइना ये तालिबान को बिल्कुल ही मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तालिबान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। चाइना को अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आगे लेके जाना है, रशिया को हथियार बेचने, और पाकिस्तान तो हमेशा से आतंकियों का सपोर्ट करता है। और यूएस को इस पचड़े से बाहर निकलना था तो वो बाहर निकल गया। तो कुल मिला के इस बार तालिबान की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाहर की कंट्री ज्यादा तालिबान के पचड़े में पड़ना नहीं चाहती। यूएस इसलिए पड़ना नहीं चाहती है क्योंकि ऑलरेडी 20 साल से काफी रिसोर्सेज खत्म कर चुके हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अफगानिस्तान के वॉर में जो सबसे बड़े विनर हैं वो यूएस की प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अब फाइनली वो लोग यहाँ से बाहर निकल गए हैं। बाकी दुनिया की कोई कंट्री इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो यूएस का हाल देख चुके हैं। वो देख रहे हैं कि यूएस जैसी स्ट्रांग कंट्री यहाँ पे ज्यादा कुछ ना कर पाई तो हम क्या ही कर लेंगे। तो ओवरऑल सब लोग इस अफगानिस्तान वाले क्वैगमायर से दूर हो गए। परेशान यहाँ पे केवल अफगानिस्तान के लोग हैं। जीएस पेपर 2 इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट में ये न्यूज आपको काम आएगी। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज दोस्तों। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, शेयर जरूर करिए और ज्वाइन के बटन दबाइए अगर हो सके तो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का ज्वाइन बटन का सबका लिंक दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।